जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस राजस्थान एमपी में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज हम लेकर आए मध्य प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण नदी चंबल नदी। तो आज बताने वाले हैं चंबल नदी के कहाँ से होगा उद्गम, कहाँ होगा समापन और कौन होंगी इसकी सहायक नदियाँ। तो चलेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी एग्जाम की दृष्टि से। तो चंबल नदी पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले क्वेश्चन बनता है लंबाई, यानी अगर आता है जिक्र किया जाता है कि चंबल नदी की अपनी कुल लंबाई कितनी होगी, तो दोस्तों इसकी लंबाई होगी 965 यानी 965 किलोमीटर। कितनी होगी दोस्तों? 965 किलोमीटर। यानी चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। अब लंबाई के बाद अपन बात करेंगे इसका उद्गम, यानी उद्गम का जिक्र करेंगे कि चंबल नदी का अपना उद्गम कहाँ से माना जाता है। तो दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम माना जाता है मध्य प्रदेश के इंदौर, और इंदौर में महू, और महू में जाना पहाड़ी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंदौर स्थित महू की जाना पहाड़ी से, जाना पहाड़ी से। क्लियर दोस्तों? यदि बात करते हैं अपन कि चंबल नदी जो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर, इसका उद्गम कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहलाने वाला इंदौर एक जिला भी है, एक संभाग भी है, एक महानगर भी है और एक शहर भी है। तो दोस्तों इंदौर याद रखना, दोस्तों इंदौर स्थित महू, यानी इंदौर में पड़ता है महू, और महू की जाना पहाड़ी, यानी इंदौर के महू में एक पहाड़ी है और जिसका नाम होगा जाना पहाड़ी। क्या नाम होगा दोस्तों? जाना पहाड़ी से चंबल नदी का क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है, जिसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। अब बात करेंगे लंबाई के बाद समापन, यानी अगर जिक्र करें समापन, या गिरती है या समाप्त होती है या मिलती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका समापन कहाँ होता है? तो इसका समापन होता है यमुना नदी पर। यमुना नदी पर किस पर होता है दोस्तों? यमुना नदी पर। और कहाँ होता है? तो इटावा। अब इटावा जिला कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में। यानी कल क्वेश्चन आता है कि जो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है अर्थात चंबल नदी, जिसका उद्गम इंदौर में महू, और महू में दोस्तों जाना पहाड़ी, ये वही जाना पहाड़ी होगी जहाँ पर भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। तो उसी जाना पहाड़ी से आपकी चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। और इसके अगर समापन की बात करते हैं तो दोस्तों इसका समापन है यमुना नदी पर। यमुना नदी जो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है, जो गंगा की सहायक नदी है, उसी यमुना नदी पर मिल जाती है आपकी चंबल नदी। कहाँ मिलती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले, उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले के समीप यह यमुना नदी से मिल जाती है। कौन? अपनी चंबल नदी। बात करेंगे दोस्तों इसके अब उपनामों की, कि अगर उपनामों का जिक्र करते हैं कि उपनाम क्या होंगे, यानी चंबल के उपनाम, यानी कौन कौन से उपनाम है, यानी चंबल को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो चंबल को कहते हैं क्या क्या, किस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो चंबल को कहते हैं दोस्तों चरमावती। क्या कहते हैं? चरमावती। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं धर्मावती। क्या कहते हैं? धर्मावती। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं खूनी नदी। क्या कहते हैं? खूनी नदी। यानी उपनामों का जिक्र करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कि अपनी चंबल नदी को चरमावती भी कहा जाता है,
धर्मावती भी कहा जाता है और खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, चर्मावती क्यों कहते हैं, धर्मावती क्यों कहते हैं और खूनी नदी क्यों कहते हैं? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो नहीं बन सकते, परंतु थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। क्यों कहते हैं चर्मावती? कहते हैं एक किदवंती, किदवंती का मतलब होता है कहावत। कहावत है कि राजा रति देव ने अपने अतिथि, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, अपने अतिथियों के स्वागत के लिए कुछ गायों का बलिदान किया, अर्थात गायों को काटा और उनके चर्म तो बन गया चर्मावती। चर्म का मतलब होता है चमड़ा। क्या? चर्म का मतलब चमड़ा। उनके चर्म से जो रक्त यानी खूनी नदी। अब भाई, अगर किसी गाय को काटा जाएगा तो उससे काला जाम तो निकलेगा नहीं, निकलेगा क्या? ब्लड। तो उसके उनके चर्म से जो ब्लड निकला उससे हुआ चम्बल नदी का उद्गम। और क्योंकि यह उसका धर्म था, जैसे कसाई का धर्म होता है बकरा काटना, मुर्गा काटना, तो ये उसका धर्म होता है, उसका पाप नहीं उसको लगता, ये उसका धर्म है, ये कर्म है उसका, इसलिए वो काटता है। तो चर्मावती कहते हैं इसको, धर्मावती कहते हैं इसको, और खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता था। अगला एक क्वेश्चन बनता है कि जो चंबल नदी है ये कितने राज्यों में बहती है? ये भी क्वेश्चन है कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से ये कितने राज्यों में बहती है? तो ये बहती है 3 राज्यों में। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। तो राज्यों में कितने राज्यों में? 3 राज्यों में बहती। कितने राज्यों में बहती दोस्तों? 3 राज्यों में। अब वो 3 राज्य कौन से हैं? तो गिनती तो अपन ने बता दी थी, लेकिन चलो भाई 3 राज्यों की ओर चलते हैं तो देखेंगे कि जैसे पहला तो है अपना मध्य प्रदेश है। कौन सा भैया? अपना मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश के बाद देखेंगे दूसरा राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में भी बहती है। और तीसरा राज्य कौन सा होगा भैया? तीसरा होगा अपना राजस्थान। कौन सा होगा? राजस्थान। तो ये वे 3 राज्य हैं जहां पर चंबल नदी बहती है। कहां पर? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इन 3 राज्यों में बहती है अपनी चंबल नदी। क्लियर? अपनी चंबल नदी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा शहर। भाई ये क्वेश्चन आता छोटा सा कि कुछ चंबल नदी के किनारे प्रसिद्ध शहर कौन सी है, यानी कौन कौन से शहर चंबल के किनारे स्थित है। तो देखेंगे कौन कौन से शहर। तो जैसे पहला नाम आता है अपना महू, दूसरा आता है अपना मुरैना, तीसरा आता है अपना श्योपुर, चौथा आता है अपना कोटा, अगला आता है आपका अपना रतलाम। अब ये शहर किसके किनारे हैं दोस्तों? ये 5 शहर महू, मुरैना, श्योपुर, कोटा, रतलाम। महू, मुरैना, श्योपुर, कोटा, रतलाम, ये 5 शहर आपके चंबल नदी के तट यानी किनारा यानी बैंक यानी मुहाने पर स्थित है। कौन? महू, मुरैना, श्योपुर, कोटा, रतलाम। क्लियर है ब्रदर? अगला फिर क्वेश्चन करते हैं कि जो चंबल नदी है इस पर बांध कौन कौन से बनाए गए हैं? महत्वपूर्ण बांधों पर चर्चा करते। किस पर चर्चा करते हैं अपन? बांध पर, यानी चंबल नदी पर प्रसिद्ध बांध कौन कौन से हैं। तो आते हैं भाई बांधों की ओर। तो पहला महत्वपूर्ण जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, जैसे आपने नाम सुना होगा गांधी सागर बांध, बहुत बढ़िया, ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, गांधी सागर बांध। अब गांधी सागर बांध है कहाँ पर? ये है इधर आपका मंदसौर में, यानी मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, जिसे अफीम नगरी के नाम से जाना जाता है, वहीं पर गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। और कौन सा बांध स्थित है इसी पर? देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। क्लियर दोस्तों? और कौन सा एक बांध है? राणा प्रताप सागर बांध हो गया। एक कौन सा बांध है इसी पर? जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध।
ये बांध किस पर है? ये बांध है आपके अपने चंबल नदी पर। और ये बांध कहाँ पर है दोस्तों? ये दोनों बांध कहाँ पर है? ये दोनों बांध कहाँ पर है? ये दोनों बांध है अपने राजस्थान, यानी राजस्थान में कोटा और चित्तौड़गढ़ का नाम सुना होगा ना दोस्तों, वहीं पर है दोनों बांध। तो एक बार देखेंगे कि 965 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली चंबल हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी कहलाती है। क्लियर? इसका उद्गम मध्य प्रदेश स्थित इंदौर और इंदौर में महू और महू में जानापा पहाड़ी से इसका उद्गम माना जाता है। अगर समापन का जिक्र करते हैं तो यमुना नदी पर मिलती है दोस्तों। और यमुना नदी पर कहाँ पर मिलती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले के समीप है। उपनाम पर बात लाते हैं तो उपनाम में चरमावती कहा गया से, धर्मावती कहा जाता है और खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कितने राज्यों में बहती है? तो केवल 3 राज्यों में बहती है। एक आपका मध्य प्रदेश राज्य, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश राज्य और तीसरा अपना राजस्थान, यानी 3 राज्यों में बहती है आपकी कौन? चंबल नदी, जिसे चरमावती कहते हैं, धर्मावती कहते हैं और खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जिसका समापन है यमुना नदी पर और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इटावा में। अब आते हैं शहर की ओर कि इसके किनारे आखिर शहर कौन से हैं? तो पहला तो है महू, मुरैना भी इसी के किनारे है, जयपुर इसी के किनारे है, कोटा राजस्थान का इसके किनारे है और ये अपना मध्य प्रदेश का रतलाम जिला जिसे अंगूर नगरी कहते हैं दोस्तों, वो भी इसी के किनारे स्थित है। अब बांधों का जिक्र करते हैं तो पहला महत्वपूर्ण बांध है इस पर गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? गांधी सागर बांध, जो अपने मंदसौर में स्थित है। इसके बाद देखेंगे कि राणा प्रताप सागर बांध, यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जवाहर सागर बांध, यह कोटा राजस्थान, यानी ये दोनों राजस्थान पर ही स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। अगला फिर क्वेश्चन बनते हैं चंबल नदी पर। बांध के बाद अपन जिक्र करेंगे परियोजना। देखेंगे परियोजना, यानी चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है और कहाँ चलाई जा रही हैं। तो चलेंगे भाई। तो पहली तो है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना और जिसका शुभारंभ किया गया था 1954, यानी 1953 चंबल में। और ये पहली परियोजना कहलाती है चंबल घाटी परियोजना। तो कौन कौन सी परियोजना है? दूसरी परियोजना अपन देखेंगे डॉल्फिन परियोजना। कौन सी दोस्तों? डॉल्फिन परियोजना। डॉल्फिन परियोजना भी इसी चंबल नदी पर है और ये कहाँ पर है भैया? ये है अपने मुरैना में। कहाँ पर? अपने मुरैना में। क्लियर दोस्तों? मुरैना में। क्लियर? तो अगर परियोजनाओं का जिक्र करते हैं कि चंबल नदी पर आखिर कौन कौन सी परियोजना है, तो याद रखिएगा पहली परियोजना जिसका नाम है चंबल घाटी परियोजना और जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, अर्थात 1953 चंबल में यह शुभारंभ की गई थी, प्रारंभ की गई थी। और इसी पर है दोस्तों डॉल्फिन परियोजना। डॉल्फिन परियोजना चंबल नदी पर है और कहाँ पर है? तो यह अपने मुरैना में। कहाँ पर है? अपने मुरैना में। और दोस्तों इसकी खास बात देखिएगा, यहाँ पर किसको? घड़ियालों को क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। किसको संरक्षण दिया गया है दोस्तों? घड़ियालों को। यानी जो डॉल्फिन परियोजना मुरैना में चंबल नदी पर चलाई जा रही है, उसी डॉल्फिन परियोजना में घड़ियालों को संरक्षण दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? घड़ियालों को संरक्षण दिया गया। क्लियर है कि अगर आता है घड़ियालों को, वैसे 3 जगह संरक्षण आपने सुना भी होगा कि शहडोल में सोन परियोजना पर घड़ियालों को संरक्षण है। छतरपुर और पन्ना के मध्य संयुक्त रूप से जो केन परियोजना चलाई जा रही है, वहाँ भी घड़ियालों को संरक्षण है। और जो डॉल्फिन परियोजना चंबल नदी पर मुरैना पे चलाई जा रही है, वहाँ भी घड़ियालों को संरक्षण
दिया गया है। तो क्लियर है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना है। तो हमने 2 परियोजनाओं का जिक्र किया, एक चंबल घाटी परियोजना और एक अपनी डॉल्फिन परियोजना। ये किस पर है? ये अपने चंबल नदी पर। किस पर दोस्तों? चंबल नदी पर। अब परियोजना आ गई, बांध आ गए, शहर आ गए, राज्य आ गए, उपनाम आ गए, समापन हो गया, उद्गम हो गया, लंबाई हो गई। क्लियर दोस्तों। अब जिक्र करेंगे चंबल के आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर कि चंबल नदी पर जैसे जलप्रपात, कैसे जलप्रपात है, यानी जलप्रपात कौन कौन से स्थित है। तो किस पर जिक्र करने वाले अपन? जलप्रपात पर, यानी चंबल नदी पर प्रसिद्ध जलप्रपात कौन से हैं। तो जैसे पहला नाम आता है चूलिया जलप्रपात है। कौन सा दोस्तों? चूलिया जलप्रपात है। अब ये चूलिया जलप्रपात कहाँ है? ये है आपका अपना राजस्थान में। राजस्थान राज्य में जरूर है, लेकिन चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि चूलिया जलप्रपात यह चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। जैसे दूसरा आपने जलप्रपात का नाम सुना होगा, झाड़ीदाहा, झाड़ीदाहा जलप्रपात। कौन सा? बिल्कुल दोस्तों, झाड़ीदाहा जलप्रपात। ये किसके पास? यानी इंदौर। जैसे पाताल पानी जलप्रपात। कौन सा? पाताल पानी जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों अपने इंदौर, इंदौर के समीप, यानी इंदौर के समीप ही झाड़ीदाहा जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। तो क्लियर दोस्तों, इसमें जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो एक तो महत्वपूर्ण जलप्रपात है इसमें चूलिया जलप्रपात, जो आपके अपने राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। झाड़ीदाहा जलप्रपात और पाताल पानी जलप्रपात, ये भी दोनों जलप्रपात चंबल नदी पर ही स्थित है। और ये कहाँ? ये इंदौर के समीप। कहाँ पर दोस्तों? इंदौर के समीप स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इंदौर के समीप स्थित है। क्लियर दोस्तों। अगला फिर क्वेश्चन बनता है, जलप्रपात हो गया, शहर हो गया। अब बात करेंगे चंबल नदी के विशेष प्रश्नों पर। जैसे चंबल चंबल बनाती है, चंबल बनाती है। अब क्या बनाती है? अभी तो कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, भाई खाना बनाती होगी क्या? अरे खाना नहीं बनाती, चंबल बनाती है बीहड़। क्या बनाती है? बीहड़। और कहाँ बनाती दोस्तों? ये बनाती है अपने मुरैना में। कहाँ पर बनाती है? मुरैना में। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये बीहड़ क्या होता है। तो बीहड़ कुछ नहीं होता भैया, बीहड़ वो होता है, जैसे आपने एक गाना सुना होगा कि बाबूजी धीरे चलो ऊंची नीची है डगरियां। तो एक प्रकार से ऊबड़ खाबड़ मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं। ऊबड़ खाबड़ जो क्या होते हैं? मार्ग, रास्ता, उन्हें कहते हैं अपन बीहड़। अब ये बीहड़ होता क्या है, मैं थोड़ा सा संकेत के लिए यहाँ पर डायग्राम क्लियर करता हूँ कि कैसे होते होंगे बीहड़। तो देखिए, मान लीजिए, देखिएगा, मान लीजिए ये है अपनी चंबल नदी। कैसी है? ये है अपनी चंबल नदी। ये कौन सी नदी दोस्तों? चंबल नदी। आप देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए ये है चंबल नदी। अब देखना बीहड़ में होता क्या है असल बात पे, ये देखिएगा, ये है बीहड़। देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब देखना, ये मान लीजिए अपनी आकृति है। अब देखना, ये जल नदी है ना भाई, ये क्या है? नदी। ठीक है। बीहड़ क्या होता है, मैं बीहड़ बताना चाहता हूँ। ठीक है। अब देखना,
चलेंगे दोस्तों। अब ये बीहड़ क्या होता है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि चंबल नदी बनाती है तो क्या बनाती है, बीहड़ बनाती है। और कहाँ बनाती है, तो मध्य प्रदेश के मुरैना में। जिन्हें जिन्हें क्या कहते हैं, आगे बात करते हैं, जिन्हें कहते हैं डाकुओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल क्या कहते हैं दोस्तों, जिन्हें कहते हैं। हमने क्या बात की है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के मुरैना में बीहड़ बनाती है, जिन्हें डाकुओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल के रूप में जाना जाता है। अब आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल क्यों कहते हैं, यानी क्यों कहते हैं डाकुओं का ऐसे निवास स्थल क्यों। मान लीजिए चंबल नदी, तो क्या पहले परिभाषा सुन लीजिए कि जब कोई नदी तीव्र गति से बहते हुए किसी पर्वतीय भूभाग से समतलीय भूभाग पर गिरती है तो स्वाभाविक उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से मिट्टी का क्षरण या अपरदन या कटाव करती है कि ऊबड़ खाबड़ मार्गों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है भाई लोग, निर्माण हो जाता है। और कुछ इस प्रकार की आकृति डिजाइन सामने बनती है और यह कंडीशन कहलाने लगती है बीहड़। फिर हमने कहा डाकुओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब मान लीजिए भाई साहब ये स्थिति यहाँ पर आई पुलिस, मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए पुलिस आई तो डाकू यहाँ गाना गा रहा होगा कि तुम कब आओगे। अब मान लीजिए पुलिस यहाँ पहुंची, पहले पुलिस कहाँ पहुंची थी, यहाँ, तो डाकू यहाँ गाना गा रहा है कि भाई तुम कब आओगे। अब यहाँ पहुंचे पुलिस तो डाकू यहाँ गाना गा रहा है कि देर न हो जाए भाई जल्दी आ जा। अब मान लीजिए यहाँ पहुंची पुलिस तो यहाँ पर डाकू गाना गाएगा कि विलंब न कर भाई जल्दी आ जा। तो इस प्रकार से डाकू को छुपने में आसानी होती है, भागने में आसानी होती है, जिसका मतलब खाए ले खबाई न दे, भाग जाए पकड़ाई न दे। उसी प्रकार से इन्हें कहते हैं डाकुओं का आश्रय स्थल या स्वर्ग स्थल या निवास स्थल। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बीहड़ पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब कभी नहीं भूलेंगे कि बीहड़ कौन सी नदी बनाती है, तो चंबल नदी बनाती है। कहाँ बनाती है, तो मध्य प्रदेश के मुरैना में बनाती है। और बीहड़ को क्या कहते हैं, तो डाकुओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि डाकुओं को यहाँ पर छुपने में आसानी होती है, भागने में सुविधा महसूस होती है, अर्थात वो आसानी से पकड़े नहीं जा सकते। इसीलिए इन्हें डाकुओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल के रूप में जाना जाता है। और चंबल नदी इकलौती प्रदेश की ऐसी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। तो लेंगे दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करेंगे चंबल के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलेंगे चंबल मध्य प्रदेश के मुरैना में अत्याधिक मिट्टी का
मिट्टी का कटाव करती है, कटाव करती है, जो हमारे भारत की एक गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जो चंबल नदी है, जो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, वह मध्य प्रदेश के मुरैना में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मुरैना में अत्यधिक मिट्टी का कटाव, किसका कटाव? मिट्टी का कटाव, यानी क्षरण यानी अपर्दन, क्लियर है ना, करती है, जो हमारे भारत की, याद रखना दोस्तों, हमारे भारत की, यानी यहाँ इंडिया, भारत, क्लियर दोस्तों, हमारे भारत की एक गंभीर समस्या है। क्लियर दोस्तों, हम क्या कहना चाहते हैं इस फैक्ट के माध्यम से? हम शुद्ध बात करें कि जो चंबल नदी है दोस्तों, वह मुरैना में अपने बहाव से अत्यधिक मिट्टी का क्या करती है? कटाव करती है, अर्थात मिट्टी को काटती है। और वह भारत देश की, भाई जब मिट्टी को काटेगी तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो पूरी बहा के ले ही जाएगी, जो हमारे भारत की अत्यधिक गंभीर समस्या कहलाती है। क्या कहलाती है? गंभीर समस्या कहलाती है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, सहायक नदियां, यानी चंबल की सहायक नदियां कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न। यानी चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां जो चंबल नदी पर मिलती हैं। तो चंबल नदी की सहायक नदियों में जैसे नाम लेंगे काली सिंध नदी का, किस नदी का? काली सिंध नदी, यानी काली सिंध नदी किसकी सहायक है? आपकी चंबल की। जैसे नाम लेंगे अपन पार्वती, यानी पार्वती किसकी सहायक नदी है? आपकी चंबल की। जैसे अपन जिक्र करेंगे क्षिप्रा नदी, तो कल आता है क्वेश्चन कि चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियों में जैसे काली सिंध नदी, जैसे पार्वती नदी और जैसे क्षिप्रा नदी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है चंबल की सहायक नदियां। क्या कहलाती है? सहायक नदियां। अगला एक क्वेश्चन बनता है दिशा, यानी ये किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है। यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनेगा? दिशा, यानी बहाव। अपन उसी को दिशा भी बोल सकते हैं और उसी को बोल सकते हैं बहाव। यानी चंबल नदी जो प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, इसका बहाव कहाँ से कहाँ की ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका बहाव होगा दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर। क्लियर दोस्तों, यदि कल प्रश्न आता है कि जो चंबल नदी है वह किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, तो दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण कहाँ रहता है? नीचे की ओर। उत्तर कहाँ रहता है? ऊपर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। कहाँ से कहाँ की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। क्लियर दोस्तों। अगला फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो चंबल नदी है ये सीमा कौन सी बनाती है? कौन सी सीमा बनाती है? दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है, उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, या मान लीजिए किसी और सीमा का निर्धारण करती है। तो किस कौन सी सीमा का? तो अब देखना, यानी सीमा का निर्धारण। अगला से क्या बनेगा? सीमा का निर्धारण। किस सीमा का निर्धारण करती है? यानी जो चंबल नदी है ये कौन सी सीमा का निर्धारण करती है? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी सीमा का। उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है।
कौन सी सीमा का? उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। यानी जो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है अर्थात चंबल नदी, याद रखिएगा ये किस सीमा का निर्धारण करती है? उत्तरी सीमा का। और जो ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली, तो वह करती दक्षिणी सीमा और चंबल करती उत्तरी सीमा का निर्धारण। तो क्लियर दोस्तों कि चंबल नदी से ये महत्वपूर्ण तथ्य उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आए होंगे। और बेहतर समझ में आए तो प्लीज आपको अच्छे लगे हैं तो आप क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम कल मिलेंगे अगली नदी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।